दोस्तों आज हम जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है। एक समय सभी बच्चे एक लड़के का मजाक उड़ा रहे होते हैं जिसका नाम बेनी था। बेनी क्लास में हर विषय में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता था, पर आज के टेस्ट में जहां मैक्सिमम बच्चों को 25 में से 20 अंक मिले, उसे 0 अंक मिले। क्लास में उसका उपहास उड़ाया जा रहा था, यानी मजाक उड़ाया जा रहा था। तभी मीम ने बच्चों को चुप कराते हुए कहा, 9 मार्क्स तो बेनी के हिसाब से काफी हैं। वास्तव में जब अंक घोषित हुए थे तब एक लड़की ने बेनी के अंक पढ़े और कहा 9, और मैडम ने भी वही सुना था। इसलिए मैम कह रही थी कि बेनी पहले से ही सुधार कर रहा है। ये मैम हमेशा लड़कों को अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित करती थी। क्लास के बाद भी बच्चे बेनी को लगातार तंग कर रहे थे। बेनी उनकी बात सुनता रहा, पर एक मोड़ पर उसका गुस्सा चढ़ गया और उसने क्लास के एक लड़के को लॉकर से मार दिया, जिससे उस लड़के की नाक से खून निकलने लगा। शुक्र है कि केवल नाक से खून निकला, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। स्कूल प्रशासन ने उस लड़के की मां को बुलाकर बेनी की शिकायत दर्ज करवाई और उसके अंक भी दिखाए। सभी विषयों में वो लड़का फेल हो चुका था। छात्रों द्वारा लगातार बदतमीजी से बेनी बहुत अकेला महसूस करने लगा। उसे खुद पर ऐसा आत्मविश्वास नहीं बचा। वो जीवन में क्या कर पाएगा या नहीं, उसके अंदर जरा सा भी आत्मविश्वास नहीं बचा। फिर भी बेनी की मां सोनिया हमेशा उसे समझाती थी कि तुम जीवन में जरूर कुछ करोगे। सोनिया अपने दोनों बेटों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। बेनी के बड़े भाई का नाम कर्टिस था। एक दिन जब बेनी ने पढ़ाई में मदद मांगी तो सोनिया ने देखा कि वो पुस्तक के अक्षरों को ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था, जिससे उसे पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। सोनिया ने तुरंत उसके लिए नया चश्मा बनवा दिया। उसके बाद बेनी के अंकों में सुधार होने लगा और वो स्पेलिंग प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन करने लगा। बोनी हर रविवार चर्च जाता था, जहाँ एक उपदेशक प्रेरणादायक स्पीच देता था। उसने मोटिवेशन देते हुए एक डॉक्टर की कहानी सुनाई, जिससे बेनी ने खुद को डॉक्टर के रूप में कल्पना करना शुरू कर दिया। यही वो पल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। घर लौटती उसने अपनी माँ से कहा कि वो भविष्य में एक बड़ा डॉक्टर बनेगा। अब वो अपने अतीत की बातें भूल चुका था और खुद पर विश्वास करने लगा कि वो एक बुद्धिमान छात्र है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क भी कुछ इसी तरह से काम करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेरक वक्ता कहते हैं, शीशे में देखो, खुद को सकारात्मक बनाओ। हालांकि ऐसा करने से तुरंत कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि समय के साथ अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो अपना मस्तिष्क, जो कि अत्यंत तार्किक है यानी तेज है, देखेगा कि वो व्यक्ति जो बोलता है वास्तव में करता भी है, और इसी से आपकी छवि अपने आप बदलने लगती है। इसी तरह पहले बेनी खुद को बेकार समझता था, पर अब उसके अंकों में सुधार हो रहा था, जिससे वो महसूस करने लगा, हाँ भाई मैं सुधार कर रहा हूँ। उसकी पहले की ये सोच कि मेरे बस की तो कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे बदलने लगी और उसे खुद पर विश्वास होने लगा। फिर भी शाम को जब दोनों भाई टीवी देख रहे थे तो सोनिया में कुछ चिंता झलक रही थी। इसके बाद हम एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल के दृश्य पर आते हैं, जहाँ सोनिया डॉक्टर से अपनी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा कर रही थी। सोनिया कभी स्कूल नहीं गई थी। उसने मात्र 13 वर्ष की आयु में शादी कर ली और उसके दोनों बेटे बहुत कम उम्र में ही पैदा हो गए थे। बाद में उसे अपने पति के दूसरे महिला के साथ अफेयर और एक बच्चे के होने की खबर मिली, पर सोनिया ने अपने पति को इसलिए नहीं छोड़ा कि उनके बेटों पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पति ड्रग्स में उलझा हुआ है तो उसने अपने पति को तलाक दे दिया। सोनिया घर की सफाई का काम करती थी और अकेले ही उसने अपने बच्चों को पाला है, जबकि उनके बच्चे इन सबसे बिल्कुल अनजान थे। सोनिया को डर था कि उसकी मानसिक स्थिति उसे डिप्रेशन का शिकार न बना दे। दोस्तों, सोनिया पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति वो पूरी तरह जागरूक थी। हम अक्सर अपनी मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज किया कर देते हैं, जबकि ये हमारे जीवन के हर पहलू को इम्पैक्ट करते हैं। डॉक्टर की बातों से पता चला कि सोनिया को आत्महत्या के विचार भी आते थे। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह दी और सोनिया भी इसके लिए मान गई। घर लौटकर उन्होंने अपने दोनों बेटों से बताया कि वो कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार के घर जा रही है, पर यह बात उन्होंने नहीं बताई कि वो डॉक्टर के पास जा रही है, ताकि उनके बेटे चिंता में ना पड़ जाए। बाद में सोनिया वुमेन सेंटर केयर आ गई। बेनी ने उन्हें एक पत्र दिया जिसमें कई गलतियां थी, पर उसकी भावनाएं बिल्कुल सही थी। सोनिया ने वो पत्र पढ़ते हुए रोना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ बेनी ने पढ़ाई में सुधार करना शुरू कर दिया। आज उसके टेस्ट में 25 में से 24 अंक आए हैं, जिससे वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। घर लौटकर उसने अपने अंक दिखाने के लिए केयरटेकर के पास गया, पर देखा कि उसकी माँ वापस घर आ गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी माँ को ब्रेव लेडी कहा। सोनिया ने भी अपने बेटे की खूब तारीफ की और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सोनिया को एक पढ़े लिखे बुजुर्ग के घर पर सफाई का काम मिला, जहाँ इतने सारे खिताबें देखकर वो हैरान रह गई। घर लौटकर उन्होंने अपने बेटे को टीवी देखते हुए पाया तो तुरंत टीवी बंद कर दिया और दोनों बेटों से कहा कि वो लाइब्रेरी जाकर हफ्ते में 2 किताबें पढ़ें और उन्हें संक्षेप में लिखे। साथ ही अब वो हफ्ते में केवल 2 ही शो देखेंगे। बच्चों को अपनी माँ पर थोड़ी नाराजगी जरूर हुई, पर माँ तो माँ होती है, इसलिए उन्हें मानना पड़ता है।
लड़कों ने लाइब्रेरी जाकर किताबें पढ़ने शुरू कर दिए, जिससे उनकी पढ़ने की आदत में सुधार हुआ। साथ ही बेनी की स्पेलिंग में जो गलतियां थी वो भी सुधरने लगी। दोनों भाई टीवी पर क्विज शो देखने लगे, जिससे उनके दिमाग में तेजी आई, IQ बढ़ने लगा। एक दिन बेनी के स्कूल में क्लास के टीचर ने बच्चों से एक चट्टान के बारे में पूछा। क्लास में किसी को भी इसका जवाब नहीं मालूम था, पर तभी बेनी ने हाथ उठाया और चट्टान की विशेषताओं, उसके निर्माण और संरचना का विस्तृत वर्णन किया। इससे शिक्षक बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और कक्षा के बाद बेनी से मिलने का अनुरोध किया। उन्होंने पूछा, इतनी कम उम्र में तुम्हारा दिमाग इतना तेज कैसे हो सकता बेटा? ये सवाल सुनकर बेनी के अंदर अनोखी संतुष्टि की अनुभूति हुई। बेनी कक्षा में अच्छे प्रदर्शन करने लगा और स्पेलिंग प्रतियोगिता में भी टॉप पर आया। इस बात से उसकी शिक्षक कुछ असंतुष्ट थे, क्योंकि उनकी मैम रेसिस्ट थे, पर उनके पास विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें बेनी को विजेता घोषित करना पड़ा। एनुअल डे पर बेनी को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, जबकि सोनिया और कर्टिस दर्शकों में बैठे थे और बेनी पर गर्व महसूस कर रहे थे। लड़के ने अपना सर्टिफिकेट और अवार्ड प्राप्त किया, पर उसी समय स्टेज पर रेसिस्ट मैम आ गई और दोनों बच्चों को लेक्चर देते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुमसे आगे एक ब्लैक लड़का निकल गया और तुम सब उसके लिए तालियां बजा रहे हो। बेनी को उसकी माँ ने अकेला पाला है, उसके पिता भी नहीं है, फिर भी उसने आज बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीता है। ये सुनकर स्पष्ट हो गया कि उसकी शिक्षिका की मानसिकता कितनी घटिया थी। वो ये सहन नहीं कर सकती थी कि एक काला बच्चा गोरे बच्चों से आगे कैसे निकल गया। अरे इस चाची को बताओ, अगर रंग के आधार पर पहले आते तो आज तुम्हारा भाई कहीं साइंटिस्ट होता। बोनी की माँ को ये बात बहुत दुखदाई लगी कि मैम ने लड़की की मेहनत को बढ़ावा देने के बजाय उसे नीचा दिखाया। उसी घटना के कारण सोनिया ने अपने बेटे का स्कूल बदलवा दिया, जहाँ ज्यादातर काले बच्चे पढ़ते थे। लेकिन नए स्कूल में भी बच्चों ने बेनी को उसके पुराने झोले जैसे कपड़ों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। एक लड़के ने कहा, तुम आज के फैशन से बिल्कुल अलग कपड़े पहनते हो हैं? बेनी ने उसे उसी की भाषा में कुछ बातों से समझाया, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उस लड़के को स्कूल में फैशनिस्टिस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसका फैशन सबको भाता था। बेनी ने घर जाकर अपनी माँ से नए कपड़े लेने की विनती की, पर सोनिया के पास ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने पैसे देने से मना कर दिए। फिर भी माँ तो माँ होती है। सोनिया अपने बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आई, लेकिन उसको ढीले कपड़े देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ से बहस करते हुए कहा, मैं ऐसे झोले कपड़े और नहीं पहनने वाला, और अगर यही कपड़े मुझे पहनाने हैं तो एक कटोरा और भी दे दो, भीख भी मांग लूंगा। सोनिया ने समझाया कि अक्सर बाहर से अच्छे दिखने वाले लोग अंदर से बहुत बेरहम होते हैं और खोखले, पर बेनी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसने मेज पर पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी माँ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसके भाई ने बीच में आकर बेनी को रोक लिया और स्थिति को संभाल लिया। अगले दिन फैशन वाले लड़के ने उसे अपनी गैंग में शामिल होने के लिए सलाह दी और चाकू रखने की भी बात कही, लेकिन इस पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बेनी चाकू लेकर उस लड़के के पेट में घोंप देता है, पर उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि चाकू उसके बेल्ट पर लगकर टूट गई थी। उसने कहा, भैया दहेज में यही बेल्ट चाहिए। इसके बाद बेनी स्कूल से भागकर घर आ गया। वो समझ चुका था कि ये गैंग बेकार है। इससे उसके गुस्से के मुद्दे और बढ़ने लगे और वो काफी चिढ़ा रहने लगा। कहते हैं ना कि कोयले के अंदर छिपा हुआ हीरा होता है। बेनी भी कुछ ऐसा ही था और उसने फैशनेबल गैंग को छोड़ दिया। कुछ समय बाद बेनी का दाखिला स्कॉलरशिप के माध्यम से येल यूनिवर्सिटी में हो गया। ये 1969 की बात है। कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई, जिसका नाम कैंडी था। बेनी को अपने भविष्य को लेकर चिंता होने लगी, क्योंकि येल यूनिवर्सिटी में एडजस्ट होना उसके लिए काफी कठिन था। उसे लेक्चर में जाने का मन नहीं करता था। उसका कहना था कि वो केवल पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई का स्तर उसके समझ से बाहर था। शुक्र है कि वो टांगों के नीचे से नहीं जा रहा था। कैंडी ने उसे सुझाव दिया, अगर किसी और से पढ़ने का मन नहीं करता तो खुद से पढ़ना शुरू करो ना। इसके बाद बेनी ने दिन रात मेहनत की और पढ़ाई में सुधार किया। उसे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कठिनाई हुई। वो सपनों में अपने टीचर को फॉर्मूला लिखते हुए देखता था। वाह, लेकिन कहते हैं कि अगर ठान लो तो कुछ भी संभव है। बेनी की मेहनत रंग लाई। उसने परीक्षा में टॉप किया। अब उसने ठान लिया कि वो न्यूरो सर्जन बनेगा। 1976 में बेनी ने जॉन हॉकिंस के लिए आवेदन किया, जो अमेरिका में न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान था। लड़के को इंटरव्यू के लिए भी चुना गया। जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसे पता चला कि केवल 2 छात्रों के लिए सीट अवेलेबल हैं, यानी कि एक कट थ्रोट प्रतियोगिता है, यानी गला काट प्रतियोगिता। बेनी ने ठान लिया कि आज वो एडमिशन की एक सीट अपने नाम कर लेगा। जब उससे पूछा गया, तुम न्यूरो सर्जन क्यों बनना चाहते हो,
उसने उत्तर दिया, क्योंकि ब्रेन एक रहस्यमय अंग है। हमारे दिमाग में इतनी सारी जानकारी छिपी होती है जिससे हम कई चमत्कार कर सकते हैं। बेनी को वही चमत्कार करना था। लड़के का आत्मविश्वास देखकर टकला भी प्रभावित हो गया और लास्ट में एक सीट बेनी की हो ही गई। इस संस्थान के दूसरे लोग बेनी से खुश नहीं थे, क्योंकि वो कलवा था और इतना बुद्धिमान था कि दूसरे स्टूडेंट्स उससे काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे। एक दिन सीनियर डॉक्टर ने उसे निर्देश दिया कि जितना कहा जाए उतना कर बेटा, अपने दिमाग की ज्यादा घोड़े मत दौड़ा। अब बेनी डॉक्टर कार्सन के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसे रेजिडेंसी केस देखने के आदेश मिल गए। एक दिन अस्पताल में एक मरीज को लाया गया जो जीवन और मृत्यु के कगार पर था और जिसे तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, और उस समय कोई सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। डॉक्टर कार्सन ने स्वयं सर्जरी करने का फैसला किया, भले ही उसके पास अभी लाइसेंस हो या ना। इससे उसका पूरा करियर जोखिम में पड़ सकता था, पर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मरीज को बचाने के लिए अपना 100% दिया। थोड़ी देर बाद सीनियर डॉक्टर आए, जिन्होंने कार्सन को बुलाकर सर्जरी से संबंधित बहुत बातें कही, पर कार्सन ने शानदार ढंग से सर्जरी करके मरीज की जान बचाई, जिसके चलते डॉक्टर उससे काफी ज्यादा संतुष्ट हुआ। समय के साथ 1985 में बेनी अब डॉक्टर बेन कार्सन, चीफ ऑफ पेडियाट्रिक्स न्यूरोसर्जन बन गया, यानी बच्चों के विशेषज्ञ, खासकर मस्तिष्क संबंधी मामलों में। एक दिन एक जोड़ा अपनी छोटी बच्ची के साथ अस्पताल आया, जिसे लगातार दौरे पड़ रहे थे। दूसरे डॉक्टरों का कहना था कि बच्ची को हाफ नाम की बीमारी है, पर कार्सन ने बच्ची के दिमाग से हेमिस्फेरिक्टोमी निकालने का सुझाव दिया, जिससे उसे दौरे पड़ रहे थे। ये सर्जरी बहुत ज्यादा जोखिम भरी थी। डॉक्टर ने बच्चे के अभिभावकों को बताया कि ऑपरेशन के दौरान बच्चे को पैरालिसिस हो सकता है, उसकी आवाज जा सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी हिल ना पाए। पर कार्सन ने उसे यह भी विश्वास दिलाया कि बच्चे के दिमाग में रिकवरी की अद्भुत क्षमता है। कुछ अतिरिक्त जटिलताओं के कारण ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था, पर कार्सन को बच्चे की जान बचाने के लिए ये जोखिम उठानी पड़ी। उसने ऑपरेशन से संबंधित गहन अध्ययन किया और प्रार्थना की कि सब ठीक हो। बच्ची का ऑपरेशन बहुत ज्यादा सावधानी से किया गया। डॉक्टर उसके होश में आने का इंतजार करने लगे, पर बच्ची होश में नहीं आई। उस क्षण सभी डॉक्टर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और बच्ची को जनरल वार्ड में स्विच करवा दिया गया। फिर कार्सन ने माता पिता से कहा कि वो बच्चे के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि उसकी आवाज अभी भी है या नहीं। तभी चमत्कार हुआ और बच्ची होश में आ गई। इस सफलता के साथ डॉक्टर कार्सन ने जीवन का एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला जीत लिया। मीडिया ने उसके इस केस को खूब कवर किया। कार्सन ने ब्रेन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और इस केस से सीखी गई ज्ञान का उपयोग भविष्य में लोगों की जान बचाने में करने का संकल्प लिया। डॉक्टर कार्सन को पेशेवर जीवन में अत्यधिक सफलता मिली और वो अपने कार्य से संतुष्ट था, पर उसकी व्यक्तिगत जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन डिलीवरी के समय जटिलताओं के कारण उसका बच्चा गुजर गया। कार्सन ने अपनी पत्नी का ध्यान रखने के लिए उसके साथ अस्पताल में रहना शुरू कर दिया, पर पत्नी ने उसे काम पर जाने के लिए प्रेरित किया ताकि वो और भी जिंदगियां बचा सके। बच्चे को खोने के बाद कार्सन अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, ऐसे दिल छोटा मत कर बेटा, तू रोजाना हजारों जान बचाता है और कभी तेरे हाथों में भी एक नन्ही परी जरूर आएगी, तू चिंता मत कर। उसके पास एक और खतरनाक केस आया। ये केस जर्मनी से था, जिसमें ट्विंस के सिरों को अलग करना था। ये केस बहुत ज्यादा कठिन था। पहले तो कार्सन ने इस केस से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके फैसले से किसी बच्चे की जान चली जाए। पर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बच्चों के न्यूरोसर्जन के रूप में उसने ये जोखिम उठाते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। कार्सन ने इतनी बारीकी से पढ़ाई की कि कोई भी छोटी मोटी गलती ना हो सके। जब ऑपरेशन का दिन आया तो मरीजों के अभिभावक अस्पताल में पहुंच गए। कार्सन के साथ 50 डॉक्टर और नर्सेस थे और हर मशीन का वैकल्पिक सेट तैयार रखा गया था ताकि कोई त्रुटि ना रह जाए। कार्सन ने सभी डॉक्टरों से कहा, एक भी गलती बच्चों की जान ले सकती है। फिर लास्ट में सावधानी से ऑपरेशन को पूरा किया गया। 2 डॉक्टर आगे बढ़कर बच्चों के पास गए और ऑपरेशन 5 सितंबर 1987 को सुबह 7:15 पर शुरू हुआ। बच्चों का खून अधिक न बहने के लिए डॉक्टरों ने उनके रक्त संचार को मस्तिष्क तक जाने से रोक दिया। फिर बच्चों को अलग करने की प्रक्रिया शुरू हुई। कार्सन के पास एक दिन था जिसमें उसे दोनों बच्चों का मस्तिष्क अलग करना था। यदि 24 घंटे से अधिक लग गया तो बच्चों का मस्तिष्क डेड हो सकता था और ये उसके किसी केस में पहली बार विफलता मानी जाती। लेकिन कार्सन ने समय रहते मस्तिष्क सफलतापूर्वक अलग कर दिया। ये ऑपरेशन कुल 22 घंटे तक चला। अंत में कार्सन ने बच्चों के अभिभावकों को बताया कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और उनके मस्तिष्क को सफलतापूर्वक अलग करवा दिया गया है, और ये एक चमत्कार जैसा अनुभव था। तो दोस्तों, अब मैं गूगल से पढ़कर आपको डॉक्टर बेन कार्सन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। वर्तमान में उनकी उम्र 73 वर्ष है और वो जीवित हैं, जो कि अच्छी खबर है। उनकी शादी 1975 में कैंडी कार्सन से हुई थी, यानी उनके लवर से, और उनका कभी भी तलाक नहीं हुआ। ये भी एक सकारात्मक खबर है।
और अंततः जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, उनके 3 बच्चे हुए। कुल मिलाकर भाई साहब ने पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्र में सफलता हासिल की और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।